नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया, यानी अगले आधे घंटे दुनिया की सभी बड़ी खबरें यहां पर हमारे साथ। और आज हमारी लीड स्टोरी है भारत और चीन। चीन भारत की सीमा पर बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। क्या है इसके भौगोलिक और रणनीतिक खतरे, ये देखेंगे कि भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है ये चीन का बांध। और इसके अलावा खबर इजरायल और यमन के युद्ध क्षेत्र से, किस तरह यमन में इजरायली हमले से बचे हैं WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस। और साथ साथ विमान हादसे की खबर। अजरबैजान ने कहा है कि विमान हादसे में बाहरी हाथ का शक है, फिजिकल और टेक्निकल इंटरफेरेंस का शक है। इसके साथ ही बात विराट कोहली की। विराट कोहली पर क्या कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया। लेकिन इन सबसे पहले श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह नहीं रहे, ये देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए भी एक बड़ी खबर है। जाने माने अर्थशास्त्री के तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया उन्हें जानती और मानती थी। कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उन्हें बहुत जज्बाती लहजे में याद करते हुए कहा, अलविदा मेरे मित्र, मेरे भाई मनमोहन। उन्होंने याद किया है कि जब वो जेल में थे तो मनमोहन सिंह ने उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद की थी। कुछ इस अंदाज में अलग अलग नेताओं ने उन्हें याद किया। दुनिया भर के नेता मनमोहन सिंह की विद्वता और शख्सियत का सम्मान करते रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बयान जारी कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका भारत के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। डॉक्टर सिंह भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े चैंपियन में एक थे। उनके काम ने पिछले 2 दशकों में जो कुछ हमने हासिल किया उसकी नींव रखी। अपने देश में डॉक्टर सिंह को आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत की तीव्र आर्थिक विकास को गति दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत अफगानिस्तान के संबंधों में भी सुधार हुआ और उस दौरान हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारत ने अपना एक सबसे महान सपूत खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अटूट सहयोगी और अफगानिस्तान के लोगों के मित्र थे। मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार, सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भी याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सच में दुखद है। भारत आज आर्थिक स्थिरता की स्थिति में है, उसमें उनकी दूरदर्शी नीतियों का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के झेलम के गाह गांव में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 2008 की आर्थिक मंदी के दौर में भी कई लोगों ने याद किया कि मनमोहन सिंह से रास्ता पूछा जाए। तमाम देशों से मनमोहन सिंह को लेकर संदेश आते रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक दोस्त खो दिया। रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव बोले, ये भारत और रूस के लिए दुख और शोक की घड़ी है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भावुक शब्दों में याद करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के साथ काम करना सुखद अनुभव था। मुझे एक पिता की तरह सहयोग मिला। यूरोपीय संघ ने कहा कि मनमोहन सिंह को वैश्विक प्रभाव डालने वाले आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह की सभ्य, शालीन छवि, दुनिया भर के बदलावों पर उनकी नजर और उसके अनुरूप देश और समाज को बदलने का उनका जज्बा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सारी दुनिया के लिए उन्हें मिसाल बनाती हैं। तो मनमोहन सिंह को हमारी श्रद्धांजलि और अपनी खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं चीन की और उसकी विस्तारवाद की नीति की। विस्तारवाद की नीति में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बल्कि आक्रामकता में एक नया चैप्टर जुड़ रहा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के प्लान को मंजूरी दे दी है। इस बांध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्यों ये भारत के लिए चिंता का कारण
हो सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। चीन ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। ये 1700 किलोमीटर लंबी यारलुंग सांगपो नदी है जो कैलाश पर्वत के पास जिमायांगजोंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर तिब्बत से निकलकर ये भारत के अरुणाचल पहुंचती है जहां ये सियांग नाम से जानी जाती है और उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। यहाँ से आगे ये बांग्लादेश में जाती है। जहाँ नदी भारत के अरुणाचल के लिए मुड़ती है, यहीं यारलुंग सांगपो नदी पर चीन ये बांध बना रहा है। इसकी लागत 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये प्रोजेक्ट चीन और भारत की विवादित सीमा के पास तिब्बत के मेडोक क्षेत्र में बनेगा। चीन ब्रह्मपुत्र पर जो बांध बनाएगा उससे भारत की क्या चिंताएं हो सकती हैं? यारलुंग सांगपो नदी पर यह बांध ऐसी जगह पर बनेगा जहां नदी भारत के अरुणाचल के लिए मुड़ती है। ये प्रोजेक्ट चीन के 14वें 5 वर्षीय प्लान का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र बांध अब तक के सभी परियोजनाओं से बड़ा है। भारत इसमें पारदर्शिता की कमी से चिंतित है। इसके संभावित असर को लेकर आशंकाएं हैं कि इस बांध के कारण फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ेगा। चूंकि चीन का नदी के ऊपरी क्षेत्र पर नियंत्रण है, वो निचले क्षेत्र में आने वाले देशों की जल आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। निचले हिस्से यानी डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में पानी की किल्लत बढ़ सकती है। भारत की चिंता है कि पानी की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे चीन की स्थिति मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट से भारत चीन के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ावा मिलेगा। जानकारों का मानना है कि ये वाटर वॉर्स यानी पानी पर युद्ध की शुरुआत कर सकता है। क्षेत्रीय प्रभाव ये होगा कि बांध के जरिए चीन अपनी मर्जी से सीमावर्ती क्षेत्रों से टकराव के दौरान बाढ़ और सूखा की स्थिति खड़ी कर सकता है। एक तरफ भारत चीन के संबंध बेहतर करने के लिए बातचीत जारी है। रिश्तों पर गलवान टकराव के बाद से जमी बर्फ पिघली है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के मिलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने चीनी समकक्षों से मिले हैं, लेकिन साथ साथ संबंधों में एक नए टकराव की आशंका खड़ी हो गई है। भारत भी इस स्थिति से खड़ी हो रही आशंकाओं से निपटने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत ब्रह्मपुत्र पर भारत भी एक बांध बना रहा है, जिसे लेकर अजीत डोभाल ने चीन के साथ आंकड़े साझा किए हैं। तो भारत के लिए चिंताएं क्या हैं और भारत चीन के बीच किस तरह का तनाव इससे बढ़ सकता है? हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष पंत, उपाध्यक्ष ORF। हर्ष, ये जो अब एक नया टकराव इस समय दिख रहा है कि शुरू हो रहा है। पहले ही भारत और चीन के बीच में रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल उस पर बर्फ जमी रही। गलवान के बाद तनाव बहुत बढ़ा रहा। अब ये एक सकारात्मक खबरें आई, लेकिन इस बीच ये मंजूरी जो बांध को दी गई है, किस तरह के जियोपॉलिटिकल टकराव को ये बढ़ावा दे सकता है? नगमा, ये चीन पिछले कई सालों से और कई दशकों से जो बांध बना रहा है, बड़े बड़े बांध बनाए हैं उसने ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और ये कोशिश उसकी रही है कि सारी नदियों पर बांध बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपने क्षेत्र में किस तरह से वो डेवलपमेंट लाए। उसका दूसरा जो मुझे लगता है पहलू होता है हमेशा ही कि चीन दूसरे देशों की चिंताओं को शामिल नहीं करता है डिसीजन मेकिंग में, और क्योंकि पारदर्शिता नहीं होती चीन की डिसीजन मेकिंग में, तो उससे चिंताएं और बढ़ जाती हैं। तो ये स्वाभाविक है कि भारत जैसा देश, जिसके साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं पिछले विगत समय में, और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं न सिर्फ चीन और भारत के बीच में बल्कि दुनिया भर में, उसमें ये स्वाभाविक है कि अगर भारत या बाकी देश जो इससे इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कॉन्सिक्वेंस को झेलेंगे, अगर उनको बताया नहीं जाएगा या जी। डेटा उनके साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो चिंताएं बढ़ना बड़ा तो स्वाभाविक है, और मुझे चिंता लगता है ये भारत की चिंताएं भी है, बढ़ती रहेंगी। चिंता भारत की भी है और बांग्लादेश की भी है। जो भी डाउनस्ट्रीम में जो भी देश हैं, उनके ऊपर किस तरह की क्या चिंताएं खड़ी हो सकती हैं अगर चीन इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ता है तो? और काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये। जी, क्योंकि जब भी आप लोअर राइपेरियन स्टेट होते हैं, जो नीचे के क्षेत्र में जो देश होते हैं, उनके लिए हमेशा ये समस्या होती है कि अगर ऊपर जो देश हैं वो उनके साथ डेटा शेयर नहीं करेंगे या वाटर को वेपनाइज करेंगे, तो वो चैलेंजेस उस देश के लिए वैसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंस होती है आपकी। आप
एक तरह से निर्भर हैं उस ऊपरी जो क्षेत्र में देश है उसके ऊपर कि वो कितना वाटर आपके साथ कितना पानी शेयर करेंगे, कब करेंगे, कैसे जी, करेंगे, तो उसमें काफ़ी एक कंट्रोल आ जाता है। और ये बड़ा स्वाभाविक है भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए इस बात की चिंता करना कि ऊपर से क्या चीन इसको वेपनाइज़ करेगा जैसा उसने और क्षेत्र में किया है, ट्रेड में किया है, फाइनेंस में किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। तो वो जो एक 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 उसकी जो एक पॉलिसी रही है, उसको देखते हुए चिंता और बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि क्या ये जो आक्रामकता हमको सैनिक क्षेत्र में देखने को मिली है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर को वेपनाइज़ करके या वाटर को वेपनाइज़ करके आगे देखने को मिलेगी? ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए किसी भी प्रकार की ओवर डिपेंडेंस चीन पर ना हो, ये कोशिश पिछले कुछ सालों से भारत की और देशों की भी रही है। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल टारगेट एक तरह से भारत को करेगा या इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर आएगा, तो ये भारत के लिए भी जानना ज़रूरी है कि चीन इसमें क्या कर रहा है और किस तरह से उसको यूज़ करना चाहता है। जी। तो सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि किसी तरह की पारदर्शिता नहीं है, किस तरह का असर होगा भारत पर या बांग्लादेश पे भी, वो भी एक चिंता होगी। पर भारत को अपने सुरक्षा हितों को भी ध्यान में रखना है और चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंस जैसा आपने कहा वो एक खतरा होगा। धन्यवाद आपका हर्ष पंत जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो चीन का जो ये महत्वाकांक्षी बांध है वो एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। और अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया के कार्यकारी राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ भी वहां की संसद में महाभियोग पारित हो गया है। इसके पहले वहां के राष्ट्रपति हटाए जा चुके हैं। अब वित्त मंत्री ने कमान संभाली है, लेकिन राजनीतिक संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां पर लगातार इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। 14 दिसंबर को राष्ट्रपति को वहां की संसद ने महाभियोग के जरिए हटाया। उनकी जगह हान डक-सू ने कार्यकारी राष्ट्रपति की जगह संभाली, लेकिन विपक्ष के बहुमत वाली संसद में उनके खिलाफ भी महाभियोग आ गया। शुक्रवार की वोटिंग का वहां के सत्ता पक्ष ने बहिष्कार किया। विपक्ष ने अंततः उन्हीं 192-0 से महाभियोग पारित कर दिया। अब ये मामला संवैधानिक अदालत में है, जहां 3 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। और अब खबरें वॉर जोन से। वॉर जोन यानी कि इजराइल और गाजा, यमन, इन सभी जगहों पर इजरायली हमले जो हैं वो जारी हैं। युद्ध और आतंकी कार्रवाइयों से घिरे क्षेत्रों में बचाव और राहत के काम में जो लोग लगे हुए हैं वो भी किस तरह के खतरों से घिरे रहते हैं, इसकी एक मिसाल कल सामने आई जब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस यमन के सना एयरपोर्ट पर एक हवाई हमले में बाल बाल बचे। गुरुवार को यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे पर इजरायल के हवाई हमले में 4 लोग मारे गए। इजरायल का दावा है कि वो हूथी लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है, लेकिन इस हमले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस बाल बाल बच गए। वो तब हूथी लड़ाकों द्वारा बंधक बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे। डॉक्टर टेड्रोस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वो और उनके साथ यूएन के कुछ और लोग विमान में बैठने के लिए जा रहे थे, तभी ये बम धमाका हुआ। धमाके में ट्रैफिक कंट्रोल टावर, डिपार्चर लाउंज और रनवे भी प्रभावित हुए। उनके साथ का एक शख्स घायल भी हो गया। यमन में हमारा अनुभव बताता है कि युद्ध के विस्तार के बावजूद यमन में मानवीय सहायता देना संभव है और ये जरूरी है। इस तरह से लोगों की तकलीफ कम हो, लेकिन सेहत सुविधाएं बहाल करने में भी मदद मिले। इस तरह काम करने से नकली विभाजन घटेगा और अमन बहाल करने में सुविधा होगी। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल के इस हमले की निंदा की है। कहा है कि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रेड क्रॉस और पावर स्टेशन पर हमला किया है, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। लेकिन सवाल है, क्या इजरायल ऐसे हमलों से बाज आएगा? लेबनान और गाजा के अलावा वो पश्चिम एशिया में लगातार मोर्चे खोल रहा है और इलाके का तनाव तमाम कोशिशों के बावजूद खत्म होता नजर नहीं आ रहा।
और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। अज़रबैजान एयरलाइंस ने कहा है कि कजाकिस्तान में हुए प्लेन क्रैश का कारण बाहरी तकनीकी और फिजिकल हस्तक्षेप है। क्रिसमस के मौके पर अज़रबैजान एयरलाइंस का एम्ब्रेयर 190 प्लेन जो बाकू से ग्रोजनी जा रहा था वो कजाकिस्तान में क्रैश हो गया। प्लेन लैंड करते करते बुरी तरह जलने लगा और 2 हिस्सों में टूट गया। इसमें कुल 67 लोग सवार थे। इसमें से 38 लोगों की मौत हो गई। ये बाकू से रूस के ग्रोजनी जा रहा था और प्लेन में इस बुरी तरह से क्रैश हुआ, आग लगी और 2 टुकड़े हो गया। इसमें माना जा रहा है, अब अज़रबैजान एयरलाइंस का कहना है कि इसमें टेक्निकल और फिजिकल इंटरफेरेंस रही थी। हालांकि जांच अभी जारी है। ग्रोजनी में फॉग की वजह से उसे लैंड नहीं करने दिया गया था, कैस्पियन सी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जहां वो कजाकिस्तान के अकातू शहर में क्रैश कर गया। इस पर कई तरह के कयास हैं। ये भी कहा गया कि प्लेन पर गलती से एक रूसी मिसाइल ने हमला कर दिया है। जांच अभी चल रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने 7 अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया है, जिनमें अमेरिकी कंपनियां हैं। प्रतिबंध हाल ही में ताइवान को बेचे गए हथियारों के कारण लगाया गया है। इन कंपनियों में इनसिटू इंक, हडसन टेक्नोलॉजी, रेथियन कनाडा और रेथियन ऑस्ट्रेलिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका अगर ताइवान को हथियारों की मदद से स्वतंत्र बनाना चाहता है तो ये कोशिश अमेरिका के खिलाफ जाएगी। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को $571 मिलियन की मदद रक्षा क्षेत्र में दी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान एक स्वायत्त देश है जो चीन पर का अपना अधिकार नहीं मानता। चीन और ताइवान के बीच इसे लेकर टकराव बना हुआ है। और मेलबर्न टेस्ट में भारत बैकफुट पे है, लेकिन इस टेस्ट में विराट कोहली खास तौर पे चर्चा में है। सैम कॉन्स्टॉस से उनकी टक्कर पर ऑस्ट्रेलिया का मीडिया उनके खिलाफ सुर्खियां बना रहा है। और अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो। ऐसे नज़ारे बहुत कम नजर आते हैं। देखिए चीन की ये तस्वीर, उत्तरी चीन की पिंगशुन काउंटी में तायांग पहाड़ों का ये नज़ारा है, जिसमें हर तरफ बर्फ का जादू फैला हुआ है। ये आइसिकल्स चारों तरफ फैले हैं, जो सैलानियों के लिए आंखों की जन्नत से कम नहीं। ये मौसम इन पहाड़ों को देखने के लिहाज से बेहतरीन है।